राजस्थान स्टेट ओपन क्लास 10वीं की 15वां चैप्टर। ठीक है, मैंने आज 15वां चैप्टर लिया है। ये कहानी बहुत ही अच्छी है। जो कहानी आपको समझ में आए वो आपको मैं सबसे पहले बताऊंगी, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उस चैप्टर को सबसे पहले बताऊंगी। ठीक है, ये कहानी सुनने में बहुत ही अच्छी है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और इसको समझेंगे तो आप उसके क्वेश्चन और आंसर ठीक से कर पाएंगे। चलो आज हम पढ़ते हैं इसको। अब तक के पाठों में आप साहित्य की अनेक विधाओं के विषय में जान चुके हैं, जैसा कहानी, कविता, रेखाचित्र, प्रपंच आदि। आइए अब एक नाटक पढ़ते हैं। सुबह सूरज निकलता है, पक्षी चलचलाते हैं, धीरे धीरे अंधकार दूर हो जाता है और प्रकाश फैलता है। मनुष्य समाज भी सक्रिय हो उठता है। जिस प्रकार प्रकृति की एक व्यवस्था है, वैसे ही मनुष्य ने भी एक व्यवस्था बनाई है जिससे उसके सारे कार्य सुचारू रूप से हो सके। कल्पना कीजिए, यदि प्राप्त काल सूरज न निकले, पक्षी न चलचलाए, नदियाँ उल्टी दिशा में बहने लगे तो, और यदि मनुष्य समाज में भी कोई व्यवस्था न हो रहे, चारों तरफ अराजकता हो, कुछ स्वार्थी लोग भी देश को चलाने लगे, वे जनता को अपना न समझे, उन्हें देश की जनता की दशा का ज्ञान ही न हो, तो आइए इस पाठ के माध्यम से इस बातों को समझने का प्रयास करें। उद्देश्य, इस पाठ को हम पढ़ने के बाद हम इस उद्देश्य को सबसे ठीक तरीके से समझ पाएंगे। इस नाटक को पढ़ने के बाद आप नाटक के चित्रित शासन व्यवस्था का आज के दृश्य में वर्णन कर सकेंगे। राजा प्रजा के पारंपरिक संबंधों का विश्लेषण कर सकेंगे। न्यायपूर्ति व्यवस्था के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर सकेंगे। नाटक के निहित व्यक्त को समझ सकेंगे, उसका उल्लेख कर सकेंगे। लोक संस्कृति और लोक भाषा के कुछ प्रमुख पक्षों की व्यवस्था कर सकेंगे। एक विधा के रूप में नाटक की प्रस्तुत विशेषताएं बता सकेंगे। मूल्य पाठ, आइए इस नाटक को एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। अंधेरी नगरी, पहला दृश्य, बाही प्राप्त। महत जी दो चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। मंत, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ रहा है। देख, कुछ भिक्षा उचिता मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। नारायण दास, गुरु जी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, जो है सो पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। मंत, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। देख, जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालिग्राम जी का बालभोग सिद्ध हो। गोवर्धन दास, गुरुजी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ के लोग तो बड़े मालदार दिखाई पड़े हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। मंत, बच्चा बहुत लाभ मत करना, देखना, हाँ, लाभ पाप को मूल है, लाभ मिटावट मान, लाभ कहीं नहीं कीजिए, या में नरक निदान। गाते हुए सब जाते हैं। दूसरा श्रेष्ठ स्थान बाजार। घासीराम, चना जोर गरम, चने बनावे घासीराम, जिसकी झोली में दुकान। चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले, चना खाए कफूरन गुन्ना, बोले और नहीं कुछ सुनना। चना हकीम सब जो खाते, सब पर दुना टिकल लगाते, चना जोर गरम कटे सरे। हलवाई वाला, हलवाई, जलेबी गर्मा गर्म, घी में गरम, चीनी में तलातर, चारसी में चबा चर ले। भूल लड्डू जो खाए सो भी पछताए, जो न खाए वो भी पछताए। रेवड़ी कड़ाका, पापड़ पड़ाका, जैसी ताल हलवाई जिसके, 36 कौम है भाई, सब सामान ताजा ताजा, खाया ले खाजा, कटे सिर खाजा। 5 वाला, मेरा चूरन जो कोई खाए, मुझको छोड़ कहीं न जाए। चूरन सबसे हित में आया, इसका धन बल सही घटाया। चूरन अमले सब जो खावे, दुनी सिवत तुरंत पछतावे। चूरन कभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते। चूरन खाते लाला लोग, जिसको अंकिल अजीवन रोग। चूरन खावे ऐसी टर जाए, जिसके पेट पचे नहीं पाए। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद मजक कर जाता, हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। ले चूरन खा डेर, बेचा कटे शेर। बनिया, आटा दाल
लकड़ी, नमक, घी, चीनी, मसाला, चावल ले कटे शेर। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वाले की आवाज़ सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। गोवर्धन दास: क्यों भाई बनिए, आटा कितने शेर? बनिया: कट्टे शेर। गोवर्धन दास: और चावल? बनिया: कट्टे शेर। गोवर्धन दास: और चीनी? बनिया: कट्टे शेर। गोवर्धन दास: और घी? बनिया: कट्टे शेर। गोवर्धन दास: सब कट्टे शेर सचमुच? बनिया: हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूंगा। गोवर्धन दास कुछ दिन के पास जाकर: क्यों भाई, क्यों माई, भाजी क्या भाव? कुछ दिन: बाबा जी कट्टे शेर, नीनुआ, मुरई, धनिया, मिर्चा, साग सब कट्टे शेर। गोवर्धन दास: सब भाजी कट्टे शेर? वाह वाह, बड़ा आनंद है। यहाँ सभी चीज कट्टे शेर। हलवाई के पास जाकर: क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितनी शेर? हलवाई: बाबा जी लड्डुआ, जलेबी, गुलाब जामुन, खाजा सब कट्टे शेर। गोवर्धन दास: वाह वाह, बड़ा आनंद है। क्यों बच्चा मुझसे मस्करी तो नहीं करता? सचमुच सब कट्टे शेर? हलवाई: बाबा जी सचमुच सब कट्टे शेर। इस नगरी में चाल ही यही है, यहाँ सब चीज कट्टे शेर बिकती है। गोवर्धन दास: क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई: अंधेरी नगरी। गोवर्धन दास: और राजा का नाम क्या है? हलवाई: चौपट राजा। गोवर्धन दास: वाह वाह, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, कट्टा शेर, भाजी कट्टा शेर, खाजा, यही गाते हैं और आनंद से बगल बजाते हैं। हलवाई: तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो तो। गोवर्धन दास: बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 शेर मिठाई दे दे, गुरु चेला का आनंद पूर्व इतने में चक जाएगा। हलवाई मिठाई तोलता है। बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए और अंधेरी नगरी का गीत गाते हुए जाते हैं। पटापेक्ष। तीसरा दृश्य, स्थान जंगल। मंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेरी नगरी गाते हुए आते हैं। मंत: बच्चा गोवर्धन दास कह क्या भिक्षा लाया? गहरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास: बाबा जी महाराज बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 सेट मिलाई है, मिठाई है। मंत: देख बच्चा, मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोलकर देखता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया? किस धर्मात्मा ने भेंट किया? गोवर्धन दास: गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उससे मैं इतनी मिठाई मोल ही ले है। मंत: बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज कट्टे शेर मिलती है, मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन राजा है जहाँ कट्टे शेर भाजी और कट्टे शेर खाजा है? गोवर्धन दास: अंधेरी नगरी, चौपट राजा, कट्टे शेर भाजी, कट्टे शेर खाजा। मंत: तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ कट्टे शेर भाजी और कट्टे शेर खाजा हो। सो बच्चा चलो यहाँ से, ऐसी नगरी में 1000 मंत मिठाई मुफ्त मिले तो किसी काम की ही, यहाँ एक चंद नहीं रहना। गोवर्धन दास: गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है, 2 पैसा पास रहने ही में मजे से पेट भर कर भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगत दिन भर मांगे तो भी पेट नहीं भरता, बाजे बाजे दिन उपास कर पड़ता है, सो मैं तो यहीं रहूंगा। मंत: देख बच्चा, पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास: आपकी कृपा से कोई दुख न होगा, मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। मंत: मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा। देख मेरी बात मान, नहीं पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास: प्रणाम गुरुजी, मैं आपका निरंतर ही स्मरण करूँगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यही रहिए। मंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। पटापेक्ष। चौथा दृश्य, स्थान राज्य सभा।
राजा, मंत्री और नौकर लोग यथार्थन सिद्धांत। नौकर, एक सुराही में से एक गिलास में शराब उलेकर देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। महाराज मुंह बनाकर पीते हैं और दे नेपस्टिन से दुहाई है। दुहाई का शब्द होता है कौन चिल्लाता है, पकड़ लाओ। दो नौकर एक फरियादी को पकड़ लाते हैं। फरियादी, दोहाई है महाराज, दोहाई है, हमारा न्याय होए। महाराज, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसे यम के यहाँ भी न होगा। बोलो क्या हुआ। फरियाद, महाराजा, उल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दोहाई है महाराज, न्याय हो। महाराज। राजा, नौकर ले, कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा, अच्छा, उसका कोई लड़का, दोस्त, सासना आसना जो भी हो उसको पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता। राजा, अच्छा, कल्लू बनिया को पकड़ लाओ। नौकर, लोग दौड़कर बाहर से बनिया को पकड़ लाते हैं। क्यों वे बनिए इसकी लड़की नहीं, बनिए क्यों बद कर मर गई। मंत्री, बरकी नहीं महाराज, बकरी। राजा, हाँ हाँ बकरी, क्यों मर गई, बोल नहीं, अभी फांसी दे दूं। कल्लू, महाराज मेरा कुछ दोस्त नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई। कारीगर, महाराज मेरा तो कुछ कसूर नहीं है, चूने वाले ने ऐसा बोदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस कारीगर को नहीं निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाले को पकड़ कर लाया जाता है। क्यों बे खैर सोपाड़ी चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई। चूने वाला, महाराज मेरा दोस्त नहीं, मिस्त्री ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। राजा, अच्छा, चुन्नीलाल को निकालो, बिस्ती को पकड़ो। चूने वाले निकाला जाता है, बिस्ती लाया जाता है। क्यों बे बिस्ती, गंगा जमुना की किस्ती इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई। बिस्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं है, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा, अच्छा, कसाई को लाओ, बिस्ती को निकालो। लोग बिस्ती को निकालते हैं, कसाई को लाते हैं। क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई, बकरी दबाई। कसाई, महाराज गडरिया ने कट्टे पर ऐसे बड़ी भेज मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडरिया आता है। क्यों बे गडरिये ऐसी बड़ी भेंट क्यों बेची कि बकरी मर गई। गडरिया, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई तो उसको देखने के मैं छोटे बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कसूर नहीं है। राजा, अच्छा, इसको निकालो, कोतवाल को अभी पकड़ कर लाओ। गडरिया निकाला जाता है, कोतवाल को पकड़ा जाता है। क्यों बे कोतवाल, तेरे सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गडरिये के घबरा कर बड़ी भेड़ बेची, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया बन गया। कोतवाल, महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर में इंतजार में वास्तव चाहता था। मंत्री, आप, यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा न हो कि यह बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। कोतवाल से, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली। राजा, हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दबी। कोतवाल, महाराज। राजा, कुछ नहीं महाराज, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दो। दरखास्त, लोग एक तरफ कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा लाते हैं। पटापेक्ष पांचवा दृश्य स्थान अरण्य। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं, अंधेरी नगरी अनबुझ। राजा,
कट्टा शहर भाजी कट्टा शहर खाजा, साजे मारे मारे डोले, चली दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले, प्रकट सभ्य अंतर चलधारी, सोई राजा सभा बल भारी, साज कहे ते पंथी खावे, झूठे बहु विधि पदवी पावे, चलियन के एका के आगे, लाख कहो एक ही नहीं लागे, अंधाधुन मक्के सब देशा, मांगहु राजा रहत विदेशा, अंधेरी नगरी नम बुझ राजा, कट्टा शहर खाजा, बैठकर मिठाई खाता है, गुरुजी ने हमको नाटक यहाँ करते से मना किया था, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या है, अपने किसी राजा का काज के थोड़ी है, कि कुछ डर है, रोज मिठाई चबना, मजे से आनंद से राम भजन करना, मिठाई खाता है, चार प्यादे चार ओर से आकर उठा उसको पकड़ लेते हैं प्यादे, एक चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुठाया है, आज पूरी हो गई प्यादा, दूसरा बाबा जी चलिए नमो नारायण कीजिए, गोवर्धन दास घबरा कर हे यह आफत कहाँ से आई, अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ लेते हो, प्यादा एक आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी चढ़िए, गोवर्धन दास फांसी, अरे बाप रे बाप, फांसी मैं किसकी जमा लूटी है कि मुझसे फांसी, मैंने किसका प्राण मारे कि मुझको फांसी, प्यादा दूसरा आप बड़े मोटे हो, इस वास्तव में फांसी होती है, गोवर्धन मोटे होने की फांसी, यह कहाँ का न्याय है, अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती, प्यादा एक बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, जब फांसी देने के उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं, हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा, ऐसी वास्ते तुमको ले जाते हैं, कोतवाल ने बदले तुमको फांसी दे, गोवर्धन दास तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझे अनाथ फकीर को फांसी देते हैं, प्यादा पहला बोलता है, इसमें दो बातें हैं, एक तो नगर भर में राजा के न्याय से डर से कोई मुटाता ही नहीं, दूसरी ओर किसी को पकड़ दे तो वह न जाने क्या बात बनाए, और फिर न जा राजा में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम्हें को फांसी देंगे, गोवर्धन दास दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेरा है, अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने न माना, उसका फल मुझे भोगना पड़ा, गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ, अरे बेअपराध मारा जाता हूँ, गुरुजी गुरुजी, गोवर्धन दास चिल्लाते हैं, प्यादे उसको पकड़ कर ले जाते हैं, पटापेक्ष छठा दृश्य स्थान है शमशान, गोवर्धन दास को पकड़ते हुए चार सिपाही का प्रवेश, गोवर्धन दास हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का फल है, गुरुजी कहाँ हो, बचाओ बचाओ गुरुजी, रोता है, सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं, गुरुजी और नारायण दास आते हैं, गुरुजी बोलते हैं, अरे बच्चा गोवर्धन दास तेरी यह क्या दशा है, गोवर्धन दास बोलता है गुरुजी को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बोलते हैं अरे बच्चा मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं है, तेने मेरा कहना नहीं सुना, कोई चिंता नहीं, नारायण दास सब समर्थ है, वो चढ़ाकर सिपाही से, सुनो मुझको अपने श्रेष्ठ तो अंतिम उपदेश देने दो, तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हारा भला न होगा, सिपाही नहीं राजा महाराजा हम लौट हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए, सिपाही हट जाते हैं, गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं, गोवर्धन दास बोलते हैं पटक तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे, मंद बोलता है नहीं बच्चा मुझको चढ़ने दो, गोवर्धन दास नहीं गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे, मंद बोलते हैं नहीं बच्चा हम इतना समझ आया नहीं मानता, हम बूढ़े भले हमको जाने दो, गोवर्धन दास बोलते हैं स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्धांत हैं, आपको गति के क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा, इसी प्रकार दोनों
उचक करते हैं रहते हैं। सिपाही लोग चंकित होते हैं। पहला सिपाही बोलता है, भाई यह क्या मजारा है, कुछ समझ में नहीं पड़ता। दूसरा सिपाही बोलता है, हम भी नहीं समझ सकते कि यह कैसी गड़बड़ है। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं। महाराज बोलते हैं, राजा यह क्या गोलमाल है। पहला सिपाही बोलता है, महाराजा चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं पढ़ा पढ़ूंगा। कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा बोलते हैं, गुरु से बाबा जी बोलो काहे को आप फांसी चढ़ोगे। तो मंत बोलता है, राजा इस समय ऐसी साइंत है कि जो मरेगा सीधा बेकुट जाएगा। मंत्री कहते हैं, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास बोलता है, हम कहो, उनको तो हुक्म है। कोतवाल बोलता है, हम लटकेंगे, हमारे बस तो दीवार गिरी है। राजा कहते हैं, चुप रहो सब लोग, राजा के रहते और कौन बेखुद जा सकता है। हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। मंत कहता है, जहाँ न धर्म न बुद्धि न ही नीति न सुजन, समाज ने ऐसे हित आपूर्ति सजे सजे चौपट राजा को बोल टिकटी पर खड़ा करते हैं। बोध प्रश्न। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अंधेरी नगरी के बारे में क्या सच नहीं है? क हर व्यक्ति अपनी बला दूसरों पर टालता है। ख राजा के अधिकारी चापलूस और मूर्ख है। घ गुणों की कोई कद्र नहीं है। या घ राजा बहुत न्यायप्रिय है। तो इसका सही आंसर है क हर व्यक्ति अपनी बला दूसरे पर टालता है। दूसरा क्वेश्चन है, गोवर्धन दास को पकड़ कर ले जाया गया क्यों? क उसने अपने गुरु का कहना नहीं माना। ख वह भीख मांगकर मिठाई खा रहा था। या घ किसी न किसी को फांसी लगानी ही है थी। या घ उस मूर्खता में मरने वाला सीधे स्वर्ग जाता। तो इसका सही आंसर है घ किसी न किसी को तो फांसी लगानी ही थी। 15.2 आइए समझे, इस नाटक को ठीक से समझे। आइए नाटक को उसके तत्व के आधार पर पाठ को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। आप जब कोई कहानी, उपन्यास, निबंध या नाटक पढ़ते होते हैं तब एक फर्ज नाटक और दूसरी विधाओं के बीच अवश्य महसूस करते होंगे कि फर्क है दृष्टि का। दृष्टि है संबंध मंच से है, यानी नाटक मंच पर खेला जाता है। यह तथ्य नाटक को अन्य साहित्यिक विधाओं के अलग करता है। अंधेरी नगरी व्यवस्थित और आस्था प्रधान नाटक है। सवाल यह है कि व्यंग्य क्या है? किसी रचना में जब रचनात्मक वस्तु या परिस्थितियों की अवस्थित और नाटक तेपन को उजागर करता है और उसे पढ़ते सुनते हुए थोड़ी बहुत हंसी भी आती है तो उसे व्यंजन रचना कहते हैं। अच्छे व्यक्ति के लिए उस परिस्थिति विशेष के सही रूप की जानकारी जरूरी है जिस पर चोट की जाती है। व्यंजन में माध्यम से झूठी आडवेरों का कुरीतियों पर चोट की जाती है। कथावस्था कथावस्तु नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है। कथा वस्तु का संबंध नाटक से वर्णित विषय से होता है। कथा वस्तु को स्पष्ट करने के लिए घटनाओं, स्थितियों और पात्रों की रचना की जाती है। इस तरह से जो आरंभ, मध्य और अंत वाला कथा शुरू बनता है उसे कथाकथ कहते हैं। जैसे इस नाटक की कथा वस्तु है एक ऐसे नगर की विसंगतियां का चित्र जहां न्याय अन्याय में फर्क नहीं किया जाता। कथांक है मंत, गोवर्धन दास, नारायण दास, हलवाई, फरियादी, कल्लू, बनिया, कारीगर, कोतवाल, मंत्री और राजा आदि पात्रों के और बकरी के मारे जाने तथा उसके लिए दोषी व्यक्ति को सजा सुनाने की घटना के जरिए कथा का विकास। आपने नाटक पढ़ने के बाद उससे वर्णित कथा को भी समझ लिया होगा। मंत अपने दो चेलों के साथ जिस अंधेरी नगरी में पहुंचता है वहां हर वस्तु का भाव समान है। कटे शहर का मतलब होता है समान भाव। हर वस्तु कटे शहर बेची जा रही है। यह देखकर गुरु मंत को हैरत होती है कि अनहोनी की आशंका भी वह अपने चेलों के तुरंत नगर छोड़ देने की सलाह देते हैं। पर चेला गोवर्धन दास गुरु की राय न मानकर उसी नगरी में रह जाता है। दूसरी तरफ एक दुर्घटना दीवार से दबकर बकरी मर जाती है।
मर जाए के बाद फरियादी राजा ने पास न्याय के लिए लेकर पहुंचता है। राजा ने हुक्म के बाद बकरी के मरने के लिए जिम्मेदार के रूप में करम, कल्लू, बनिया, कारीगर, चूने वाले, बिशरदी, कसाई, गडरिये और कोतवाल को पकड़ लेकर लाया जाता है, क्योंकि हैरान व्यक्ति किसी दूसरे की जिम्मेदारी बताकर खुद छूटता जाता है। अंत गोवर्धन दास को पकड़ लिया जाता है। गोवर्धन दास को फांसी की सजा महज इसलिए दी जाती है कि उसकी गर्दन मोटी है। फांसी के पहले चेला गोवर्धन दास अपने गुरु को पुकारता है। गुरु यानी मंत्र आकर गोवर्धन दास से गुप्त मंत्रणा करता है। फिर गुरु चेले में वाद विवाद होने लगता है। कारण पूछने पर मंत्र बताता है कि इस शुभ मुहूर्त में जो फांसी चढ़ेगा उसे बैठकू मिलेगा। अब राजा का फरमा फिर जारी होता है और बैठकू पर अपना पहला हक जताते हुए वह फांसी के फंदे पर झुक जाता है। निम्नलिखित कथनों में से सही के आगे राइट का और गलत के आगे रॉन्ग का निशान लगाइए। क अभिनेता का व्यक्तिगत नाटक को अद्यत साहित्य विधाओं के अलग करता है। यस, तो क का राइट होगा। ख निबंध में वृद्धि प्रमुख होता है और नाटक में भाव या विचार रॉन्ग, गलत है। ग सही मायने में वह कार्य वही है जो समाज हित को ध्यान में रखता है। राइट, सही है ग। घ यदि कोतवाल की गर्दन में फांसी का फंदा आ भी जाता तो उसे फांसी न दी जाती। रॉन्ग, गलत है। घ ड ड शुभ मुहूर्त में फांसी चढ़कर राजा अवसर में बैठक गया होगा। रॉन्ग, गलत है। अब दूसरा क्वेश्चन, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गोवर्धन दास द्वारा अपने गुरुजी को पुकारने का उल्लेखन था। गोवर्धन दास ने अपने गुरुजी को क्यों पुकारा? ठीक है, तो इसका क राजा को फांसी पर चढ़ाने वाला। ख राजा के प्रजा की रक्षा करवाना। घ मुहूर्त, शुभ मुहूर्त का पता लगवाना। या घ खुद को फांसी से बचाना। तो इसका सही आंसर है घ खुद को फांसी से बचाना। चरित्र चित्रण, अंधेरी नगरी के अनेक पात्रों में मंत, गोवर्धन दास, राजा और मंत्री महत्वपूर्ण हैं। मंत या गुरु का चरित्र विवेक का प्रतीक है। वह इस सच का संदेश देता है कि जहाँ व्यक्ति और वस्तु के गुणों की कद्र न हो और हर घटना, वस्तु या चरित्र में मूल्यांकन के लिए एक ही पैमाना अपनाया जाता है, ऐसी शासन व्यवस्था में रहना विपरीत का कारण बन सकता है। आपने देखा कि गुरु द्वारा समझाए जाने पर भी गोवर्धन दास अंधेरी नगरी को नहीं छोड़ता, वह लाभ में पड़ जाता है। इसी का परिणाम है कि उसे फांसी देने के लिए पकड़ लिया जाता है। नाटक के आरंभ में ही मंत अपने श्रेष्ठ शिष्य से कहता है कि यह नगरी तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई देता है, पर साथ ही वह सावधान भी रहना है कि लाभ मत करना, क्योंकि लाभ से मान यानी इच्छा ना स्वाभिमान मिट जाता है। इस तरह वह गुरु शुरू से ही दूर से देखते के वास्तविकता के अंतर स्पष्ट कर देता है और लाभ या लालच से पकड़कर स्वाभिमान की भावना न नष्ट होने का भी उपदेश देता है। नाटक के अंतर्गत मंत्र पुनः उपस्थित होता है और फांसी की सजा पाए अपने शिष्य गोवर्धन दास को बचाने तथा विवेकित राजा को मृत्यु के मुंह से अंध करने का उपयास करता है, पर वह नाटक में अंत में यह स्पष्ट संदेश देता है कि ऐसा राजा तो धर्म और बुद्धिस्ट का आधारित नहीं होता, जहाँ नीति और संजीवनों को स्थान नहीं मिलता, वह अपने आप की नष्ट हो जाता है, जैसे कि चौपट राजा समाप्त हो गया। इस प्रकार मंत्र के चरित्र के माध्यम से लेखक बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके अपने स्वाधीनता बचाते और छोटी मोटी सुविधाओं में न पड़कर अपने स्वाभिमान की रक्षा करने का संदेश देता है। गोवर्धन दास एक ऐसा चरित्र है जो लालच का शिकार हो जाता है। इसका दुख फल की उसी मिलता है। राजा के द्वारा उसे मृत्युदंड की सजा दी जाती है। गोवर्धन दास सुख की खातिर गुरु को उपदेश की अवलेखन करता है और अंधेरी नगरी में ही रहने का निर्णय लेता है। वह आम भारतीयों की उच्च मानसिकता का प्रतिनिधित्व है, जो अपने छोटे छोटे सुखों की खातिर व्यवस्था की मनमानी और विवेकहीनता तथा अन्याय की ओर के आंखों बंद कर लेते हैं। वे भूल जाते हैं कि आप जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, अंत उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ता है। राजा के बारे में नाटक बताता है कि वह चौपट है, पर सिर्फ
भोग विलास के डूबा रहता है, हर समय नशे में धुत रहता है। संकेत से यह बात स्पष्ट होती है कि जहाँ शराब का तो जिक्र है ही, साथ ही यह भी इशारा है कि वह आत्म केंद्रित है और उसे उसने मूल्य कर्तव्य यानी जनता के दुख सुख की भी चिंता नहीं है। वह अपनी जनता की प्रति सदैवशील नहीं है। इसी कारण उसे राज्य में सच्चे लोग तो मारे जाते हैं और धूर्त तथा दृष्ट लोग का संचरित है। उसके राजा में उस लोगों की बन आई है जो ऊपरी तौर पर सभ्य होते का दिखावा करती है, पर भीतर ही भीतर कुचक्र चलाने रहते हैं। यहाँ सज्जों की सजा मिलती है और सच्चों की सजा मिलती है और झूठों को लोग अपराधी के नवाजो जाते हैं, सम्मानित तो होते हैं। सारे देश में अंधाधुंध मचा हुआ है और ऐसा लगता है कि राजा यहाँ न होकर देश में रहता हो। यह अंग्रेजी राज पर तो टिप्पणी है ही, क्या आपसे दृश्य में भी यह टिप्पणी उपयुक्त नहीं लगती? स्वाधीन भारत का शासक वर्ग भी सीधे तौर पर तो देश के नियंत्रण नहीं होता, पर विदेशी कंपनियों के लिए रास्ता खोलने का काम करता हुए जरूर लगता है। अंधेरी नगरी चौपट राजा के लिए अन्याय नहीं, उसका दिखावा महत्वपूर्ण है। राजा के इस सवाल पर ध्यान दीजिए। तुम्हारे न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा यम के यहाँ भी न होता हो। नाटक के अंत में हुआ हुआ बहुत ही सुंदर ढंग से आत्म केंद्रित और विवेकहित को भी दिखाया गया है। जब राजा कहता है कि राजा के रहते हुए कौन बैठक जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी से जल्दी। अंधेरी नगरी का अंतिम महत्वपूर्ण पात्र है मंत्री। मंत्री के ऊपर शासक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहाँ तो जो मंत्री वह यह जानने हुए भी कि राजा ठीक नहीं कर रहा है, उसकी चापलूसी करने की जुटा रहता है। इसी प्रकार वह उन वर्ग का प्रतिनिधित्व पात्र है जो औसत के अधिक समझ तो सकता है, पर संता को नजदीकी पाने के स्वार्थ पूरा करने के लिए अपनी बुद्धित्व और विवेक को गिरवी रखता है। और उसकी समझ का संकेत तब मिलता है जब कोतवाल अपनी सवारी शहर के इंतजार से वास्तविक निकालने की बात करता है। वह सोचता है कि यहाँ तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा न हो कि यहाँ बेवकूफ राजा इस पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे। मगर फांसी किस भी एक बेवकूफ को मिल जाए, यह उसकी चिंता का विषय नहीं है। विवेकहीनता की यह स्थिति उसे भी बैठक के लालच में डालते से नहीं चूकती और नाटक के अंत में वह भी फांसी के दावेदारों में शामिल हो जाता है। अन्य पात्रों के फरियादी कुंजरित, हलवाई, मंत्री, कल्लू, बनिया, कारीगर, चुने वाला, पिशफी, कसाई, गड़िया, यारा, कोतवाल, प्यादे और सिपाही है। ये पात्र प्रजातानुकूल कथा विकास के अपना योगदान देते हैं। ऐसे पात्रों को ग्रोथ पात्र कहते हैं। संवाद योजना। नाटक में संवादों का विशेष महत्वपूर्ण होता है कि अंधेरी नगरी नाटक के संवादों पर आपने ध्यान दिया होगा। ये संवाद नाटक के पात्रों के व्यक्तिगत की विशेषताओं को हमारे सामने स्पष्ट कर देता है कि साथ ही हास्य की रचना करते हुए विशेषता पर व्यक्तिगत करते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि इस संवादों के प्रभावशाली होने के बहुत बड़ा कारण इसका सुरक्षित या छोटा होता है। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से इस नाटक के संवादों की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। यह तो हम देख ही चुके हैं कि नाटक में मंत, गोवर्धन दास, राजा और मंत्री मुख्य पात्र हैं। यदि सवालों की दृष्टि से देखा जाए तो ये पात्र बातचीत में सबसे अधिक हिस्सा लेते हैं। ये जो कुछ बोलते हैं उससे अर्थात इसके संवादों से इन पात्रों का व्यक्तिगत हमारे आसपास दृश्य हो जाता है। मंत स्थानीय के असलियत को पहचानने वाले और स्वाभिमान को स्वाधिकता के महत्व को जानने वाले विवेकवान पात्र है, जिस उसकी इस विशेषताओं को बात संवादों से ही पता चलती है। वह अपने शिष्य से कहता है, बच्चा बहुत लाभ मत करना। वह शिष्य को फिर से सावधान करता है, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ कट्टे शेर भाजी कट्टे शेर खाजा हो। स्पष्ट है कि मंत्र का यह स्वाद बहुत ही अर्थपूर्ण है। उसका आर्थिक यह है कि जिस राज्य में समानता वस्तुओं से सजाने और दृष्टि में अंतर नहीं किया जाता, उस राज्य में बसना विपरीत का कारण हो सकता है। अंधेरी नगरी में स्वादों की यह विशेषता हमें अपने स्थलों पर मिलती है। इसी समझ सक्षमताओं के कारण यह नाटक
सचिक और अचूक व्यक्तित्व रचने में समर्थ हुआ है। गोवर्धन दास के विषय में हमने पढ़ा कि वह विवेक के कारण लोभ में फांसी है। लोभ के कारण वह अपने तक ही केंद्रित हो जाता है, फिर अपने को संकट में डालकर। निम्नलिखित संवाद उसकी इस विशेषताओं को प्रकट करता है। गुरुजी ने हमको नाटक यहाँ रहने से मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपन की राजगाथ में थोड़ी है कि कुछ डर से रोज मिठाई चावना, मजे से आनंद से राम भजन करना। राजा के स्वादों पर आपका ध्यान विशेष रूप से गया होगा। उसने स्वादों में कोई तरकीब नहीं है। वह प्रत्येक से, चाहे उसका कोतवाल ही क्यों ना हो, क्यों बे कहकर बात शुरू करता है। कुछ उदाहरण देखे। कल्लू बनिया की दीवार को कभी पकड़ लाया जाए। लाओ बनिया। अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त, आशना से भी हो, उसे पकड़ लाओ। क्यों बे बनिए, इसकी लहकी नहीं, बकरी क्यों दगाई मर गई। उपयुक्त संवादों से पता चलता है कि राजा वास्तविक स्थितियों से कोई सरोजक नहीं है। अंधेरी नगरी से सवाल छोटे छोटे हैं। जहाँ भी वे थोड़े बड़े हुए हैं, वहां उनमें तुर्क साथ काव्य मातंक आ जाती है। ऐसी स्थिति में वे व्यंजनात्मक गए हैं, लेकिन जो स्वाद छोटे हैं उसमें भी सार्थकता उस व्यंजन का पूरा निर्णय है। कई कई एक ही बार को बार बार कहकर उस पर बल देकर व्यंजन की दृष्टि की गई है। जैसे कट्टे शहर पद स्वादों में बार बार आते हैं। इसी बार कहने से अभिप्राय यह है कि अंधेरी नगरी में सब कुछ कट्टे शहर है, अर्थात गुण से के अनुसार मूल्य नहीं, सब कुछ कटे से। छोटे स्वादों के एक और महत्व की ओर आप ध्यान गया होगा कि जब स्वाद छोटे होते हैं तो बोलने वाले पात्र जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं और नाटक में रोमांचक आती है, जिससे घटना का विकास भी गति से होता है। साथ ही ये अभिनयता से ही सहायता होती है। पाठ या प्रश्न 15.2 निम्नलिखित कथनों में से सही के आगे राइट तथा गलत के आगे रॉन्ग का निशान लगाइए। मंत लोभी नहीं, अवश्य या कुलता निश्चित लेने वाला विवेकतर व्यक्ति था। राइट, सही है। ख गोवर्धन दास समझदार था, इसीलिए मंत के साथ नहीं, नगर से नहीं गया। रॉन्ग। ख गलत। ग अंधेर नगरी में हलवाई प्रमुख पात्र नहीं है। राइट, सही है। घ लंबे स्वाद नाटक के प्रभाव से वृद्धिष्ट करते हैं। घ रॉन्ग, गलत है। ड छोटे स्वाद कथनात्मक के विकास में बाधा बनते हैं। रॉन्ग, गलत है। सार्वजनिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजा ने सव्य फांसी चढ़ने का निर्णय क्यों लिया? क अपने को अपराधी मानकर। ख साधुओं को दंड न देने की भावना से। या घ अपने गर्दन फंदे से उपयुक्त मानकर। या घ सव्य मुक्त पाने की लालच में। तो इसका सही आंसर है घ सव्य को मुक्त पाने की लालच में। तीसरा क्वेश्चन है, मंत ने वह नगर छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया? क सभी वस्तु कटे शेयर मिलने के कारण। या ख पुलिस द्वारा रिश्वत लेने के कारण। या घ भावी संकट की आशंका के कारण। या घ गोवर्धन दास द्वारा निंदा के कारण। तो इसका सही आंसर है घ भावों की संकट की आशंका